नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। देखो, बहुत दिनों बाद हमारी क्लास है और इतने दिन क्या आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख रहा था। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो अभी EMRS पीजीटी बायोलॉजी, EMRS पीजीटी बायोलॉजी का अभी एग्जाम है और वो एग्जाम है आपका 16 तारीख को है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, विशेषकर मैं उनके लिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तैयार करके लेके आया हूँ। लगभग 8 या 9 क्लास रहने वाली है और 11th क्लास और 12th क्लास को कंबाइंड करके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो लगातार जुड़ करके आपकी तैयारी भी इससे आपको पता चल जाएगी किस प्रकार की तैयारी है। और ये क्वेश्चंस इस प्रकार से मैंने एडिट किए हैं कि ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और एक और चीज, इस क्वेश्चंस को इस प्रकार से हमने किया कि जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन आपके इस लेक्चर के अंतर्गत मैंने तैयार किए हैं। तो टोटल आपके ये 8 से 10 टेस्ट सीरीज मान सकते हैं या फिर ये वीडियो मान सकते हैं, तो उसमें हम देखेंगे। तो हर लेक्चर में लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहले एक बार अच्छे से देख लेना, आपको पता चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे लिए रह सकते हैं। क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में है, बायलिंगुअल है, अंग्रेजी माध्यम के लिए भी है और हिंदी माध्यम के लिए है। विशेषकर आपको ज्यादा फोकस अंग्रेजी माध्यम को करना है, क्योंकि वहां पर अंग्रेजी भी मिलेगी। वो थोड़े से शब्द जो होते हैं ना वो इजी होते हैं बोलने में साइंस के अंदर, लेकिन जो हिंदी माध्यम में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अटपटे लगते हैं हमें पढ़ने में। तो विशेष करके आप इसके फोकस करना और ये याद रह जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बायलिंगुअल आपका पेपर भी रहने वाला है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे के वैसे यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आपको 1 या 2 सेकंड 5 सेकंड के समथिंग मान लीजिए समय दूंगा आंसर देने के लिए। उसके बाद में हम इसको आंसर आपको मैं बता दूंगा, साथ साथ में व्याख्या भी हम करते हुए चलेंगे। तो ये लाइव रहने वाली थी लेकिन लाइव नहीं ले पाए, क्योंकि अभी कुछ समय से क्या होता है नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, इस कारण से लाइव नहीं हो पाई है। तो ये आपके लिए एक रामबाण सीरीज है वो रहने वाली है EMRS पीजीटी बायोलॉजी के लिए। और इसके अलावा ये मत समझिए कि नीट के लिए नहीं हो सकता, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके नीट, फर्स्ट ग्रेड, RPC बायोलॉजी की जो भी पीजीटी के एग्जाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि 11th क्लास 12th क्लास की बायोलॉजी को लेकर के ये सभी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो अब ज्यादा देरी नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। 8 या 10 दिन के अंदर आपको पूरी बायोलॉजी मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए लगातार इस चैनल पर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी बेहतरीन आपके लिए क्लासेज यहाँ पे मिलने वाली है। शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो करेक्ट मैच किया गया है। 4 ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट मैच कौन सा किया गया है। काइजमेटा का उपांति भवन, यानी कि टर्मिनलाइजेशन काइजमेटा का है और ये किस अवस्था में होता है, स्थूल पट या पेकिटिन में होता है। साथ में अंग्रेजी वाले शब्द ये भी बताता हुआ चलूंगा। अर्ध गुणसूत्र के भाग का बदलना, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड। तो ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड किसको कहते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर को कहते हैं। देखो ऐसे नहीं पता चले तो ऐसे पता कर लिया करो, क्रॉसिंग ओवर को कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो होती है ये किस में होती है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये लेप्टोटीन में होता है। क्या यहाँ पे देखिए लेप्टोटीन या तन्नुपट। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन दे रखा है समजात गुणसूत्र का सूत्र युग्मन, मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें सिनेप्सिस की क्रिया या समजात गुणसूत्र का जो सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन होता है ये मियोसिस सेकंड में होता है क्या, ये बताया है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है काइजमेटा का दिखाई देना ये द्विपट अवस्था यानी कि डिप्लोटीन में होता है। तो यहां पर हम बात करें इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर बैठेगा वो ऑप्शन फोर्थ होगा, कि काइजमेटा का दिखाई देना ये द्विपट अवस्था में होता है, डिप्लोटीन में होता है। ये आपका बिल्कुल ही सही है। अब हम आंसर की हम बात करें तो यहां पर और ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा का जो टर्मिनलाइजेशन होता है ये किस अवस्था में होता है, काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन ये किस अवस्था में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस आपको आएंगे तभी तो आप एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर में जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही बैठेंगे। देखिए काइजमेटा का उपांति भवन ये डाइकाइनेसिस अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में, ये जो काइजमेटा का उपांति भवन है ये डाइकाइनेसिस अवस्था में होता है, ठीक है। अर्ध गुणसूत्र के भाग का बदलना ये पेकिटिन अवस्था में होता है। ये देखो ऊपर दे रखा ना, ये इसी अवस्था में पेकिटिन अवस्था में होता है। बोल के बता देता हूं क्योंकि जगह कम पड़ेगी ना, इस कारण से आप याद रख लेना ये चीजें। पेकिटिन अवस्था में होता है जिसे हम स्थूलपट अवस्था कह देते हैं।
सूत्र युग्मन है तो ये युग्मपट हो जाएगा। मियोसिस में तो होता नहीं है क्योंकि ये प्रोफेज फर्स्ट के पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये आपका युग्मन समजात गुणसूत्र का सूत्र युग्मन होता है, ये जाइगोटीन अवस्था में होता है, जाइगोटीन अवस्था में होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल करके आता है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। काइजमेटा का दिखाई देना ये द्विपट अवस्था में होता है, डिप्लोटीन में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय अमीनो अम्ल है? इनमें से कौन सा है जो क्षारीय बेसिक एमिनो एसिड इनमें से कौन सा है? सिस्टीन है, टायरोसिन है, या ग्लूटामिक एसिड है, या लाइसिन है? देखिए ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड ये तो आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है, ये एसिडिक मीडियम के होते हैं। एसिडिक अमीनो अम्ल पूछे तो आपका ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। और यहां पर हम बात करें जो सिस्टीन जो होता है ये सल्फर रखने वाला अमीनो एसिड होता है, ये सल्फर पाया जाता है इसमें सिस्टीन के अंदर। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। लाइसिन जो होता है ये क्षारीय अमीनो एसिड होता है, क्षारीय यानी कि बेसिक अमीनो अम्ल होता है लाइसिन, ठीक है। और वर्तमान में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो एक बार इन चित्र को देख लीजिए। दिए गए चित्र के लिए सही कथन का आपको चयन करना है। ये स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, ये किसकी है ये आपको पता होना चाहिए। इन स्ट्रक्चर को देखने के बाद में आपको पता चल रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर दे रखी हैं ये किसकी हैं? संयोजी, जिसे हम संयोजी उत्तक कहते हैं सामान्यतया, उन संयोजी उत्तक की स्ट्रक्चर्स हैं ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ये फर्स्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन देख लिया आपने, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। सभी क्या है? संयोजी उत्तक हैं। अब क्वेश्चन पूछ ले ये उत्तकों के नाम भी पूछ सकता है, तो नाम भी पता होना चाहिए। देखिए पहला जो उत्तक है ये वसीय उत्तक है। ये कौन सा है? वसीय उत्तक है, ठीक है। और ये आपका संगन उत्तक भी बोल सकते हैं, और इसे हम घना अनियमित संयोजी उत्तक कह सकते हैं, जिसे एरियोलर टिश्यू भी कहते हैं ना हम लोग, वो है ये एरियोलर टिश्यू। इसके बाद में ये जो आता है ये भी आपका एक संयोजी उत्तक है, लेकिन ये विशेषीकृत संयोजी उत्तक है। जैसे आपने बोन्स जो देखी हो कि बोन की जो स्ट्रक्चर होती है वो इसी प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? संयोजी उत्तक हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। इसमें भी एक स्ट्रक्चर दे रखी है और इस स्ट्रक्चर की पहचान करनी है। निम्नलिखित में से कौन से कथन दिए गए चित्र के लिए सही है? तो कौन से कथन हो सकते हैं यहाँ पे सही? देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। सेकंड कह रहा है एक प्रकार का तंत्रिका उत्तक है। थर्ड कह रहा है एक प्रकार का पेशी उत्तक है। और फोर्थ कह रहा है अध्य में पाया जाता है। और ई कह रहा है एक प्रकार का उपकला उत्तक है। और यहाँ पर नीचे कोड दे रखे हैं, इन कोड के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर बताना है। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि हृदय में पाया जाता है और कौन सा? पेशी उत्तक है। यहां पर आपका जो होगा दो ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ऑप्शन सी और डी। और सी और डी किस में दे रखे हैं? ऑप्शन सी में, थर्ड में दे रखे हैं, तो थर्ड आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की हम बात करते हैं, कौन से कोशिकांग के मैट्रिक्स में, एक मिनट, एक मिनट रुकना। कौन से कोशिकांग के मैट्रिक्स में एकल वर्ताकार डीएनए अणु, कुछ आरएनए, 70S राइबोसोम व प्रोटीन संश्लेषण व वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक घटक होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको क्रेब्स साइकिल याद आ रहा तो इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। श्वसन अगर आपको अच्छे से ध्यान में, रेस्पिरेशन, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये कोशिकांग कौन सा है जिसके मैट्रिक्स में एकल वर्ताकार डीएनए होता है, आरएनए के भी अणु पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम होता है, प्रोटीन संश्लेषण करने वाले एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, और वायवीय श्वसन का एक मुख्य घटक होता है ये। तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसी में आपका डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और 70S राइबोसोम भी होता है। इसी कारण से ये क्या करता है? अपने लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण खुद करता है, और इस कारण से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कह देते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है, यानी कि अर्ध स्वायत्तशासी ऑर्गन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106। पादप कोशिका की कौन सी संरचना जो कि सबसे अधिक आयतन रखती है, यानी कि प्लांट सेल्स की कौन सी
स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम या सबसे ज्यादा आयतन है वो रखती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, राइबोसोम, इनमें से तो होगा नहीं, क्योंकि रिक्तिका होती है जो आपने कोशिका देखी होगी प्लांट कोशिका, तो इस प्रकार से रिक्तिका बड़ी होती है और केंद्र के यहाँ पे कोने में पाया जाता है। तो रिक्तिका जो होती है सबसे अधिक आयतन रखती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। चित्र को पहचान कर सही कथन का चयन करना। ये स्ट्रक्चर दे रखी है, एक डायग्राम दे रखा है, इसकी पहचान करनी है और नीचे कोड दे रखे हैं, इन कोड के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 107। ऑप्शन देखिए, यह एक यौगिक न्यूक्लियोसाइड है जिसे एडिनोसिन कहते हैं। यह एक यौगिक न्यूक्लियोसाइड जिसे एडेनिलिक अम्ल कहते हैं। यौगिक एक न्यूक्लियोटाइड है जिसे एडेनिलिक अम्ल कहते हैं। यह यौगिक एक प्रकार का मोनोमर है। यह यौगिक पौधे और जंतुओं में उपस्थित होता है। तो नीचे कोड दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपका ये सही बैठ रहा है, एक यौगिक जो होता है एक न्यूक्लियोटाइड है और एडेनिन जुड़ा हुआ है, मतलब एडेनिलिक एसिड है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो एक यौगिक एक प्रकार का यह मोनोमर है, यानी एक ही ये बहुत सारे जुड़ करके बहुलक का निर्माण करते हैं, पॉलीमर का निर्माण करते हैं। ये एक यौगिक पौधे और जंतुओं में पाया जाता है। ये भी सी का मतलब ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए दो कथन हैं और इन कथन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना। देखिए फर्स्ट कथन कह रहा कि अनून मिले परागकणी पुष्प क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये देखिए अंग्रेजी वाले शब्द भी देख लेना अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आपको। अनून मिले परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं परागणकर्ता के अनुपस्थिति में भी, यानी कि जो परागकण जो पॉलिनेटर होते हैं, परागण करने वाले जो वाहक होते हैं, उनके बिना भी ये क्या करते हैं, बीज पैदा कर लेते हैं, ठीक है। कारण क्या, क्लिस्टोगेमी फ्लावर किसे कहते हैं, जो बंद रहते हैं, हमेशा के लिए क्या होते हैं, बंद रहते हैं। और उसमें क्या होता है, परागकण उसी पुष्प के द्वारा उसी पुष्प के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। इसमें पॉलिनेटर का कोई रोल नहीं होता, पॉलिनेटर की एब्सेंस में ये होता है। सेकंड कथन कह रहा है ऑक्जेलिस का पौधा दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करता है। ऑक्जेलिस का पौधा, इन कथन के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 का है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा, यहां पर हम बात करें तो दोनों ही कथन सही है, यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। सामान्यतया पुष्पी पादपों में भ्रूण विकसित होता है। सामान्यतया जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं, जनरली एम्ब्रियो डेवलप इन फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग प्लांट्स में एम्ब्रियो जो होता है भ्रूण विकसित होता है भ्रूण कोश के बीजांडी द्वार सिरे से, भ्रूण कोश के निभागीय सिरे से, भ्रूण कोश के केंद्र से या बीजांड के बाहर से। तो 109 का जो आंसर हो जाएगा, यहां पर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। भ्रूण कोश के बीजांड द्वारी सिरे से, या फिर कह सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड होता है एम्ब्रियो सेक का, वहां से भ्रूण विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता प्रारूपिक भ्रूण कोश के लिए सही है? कौन सी अनुरूपता प्रारूपिक भ्रूण कोश के लिए सही है? टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है, उसके लिए इनमें से कौन सा है जो कि करेक्ट दे रखा है? एंटीपोडल कोशिका कितनी, 5 होती है क्या? देखिए जो सेल्स होती है कोशिका में यहाँ पे बना देता हूं, ये सेल्स होती है एक, यहाँ पे ये 3 सेल्स होती हैं, ठीक है। चलो कलर यूज थोड़ा सा जल्दी करना ना, हमें कलर यहाँ पे नहीं लेंगे। 2 सेल्स होती है आपकी ध्रुव कोशिकाएं और 2 सेल्स यहाँ पे होती है सहायक कोशिकाएं, और उसके साथ में 1 सेल होती है आपकी एग सेल। तो यहाँ पर देखिए सहायक कोशिकाएं कितनी होती है, 3 होती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ध्रुवीय न्यूक्लियाई कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये ठीक है। अंड कोशिका 2 होती है, ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछ ले कि एंटीपोडल कोशिकाएं कितनी होती है, ध्रुव कोशिकाएं कितनी होती है, ये सभी आपको आने चाहिए, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, एंटीपोडल पूछे तो 3 हो जाएंगी, सहायक कोशिका 2 हो जाएंगी, अंड कोशिका 1 हो जाएगी, ये 2 होती हैं। बिंदु स्राव की प्रक्रिया होती है, बिंदु स्राव की प्रक्रिया जब जड़ दाब उच्च हो और वाष्पोत्सर्जन दर कम हो। जब जड़ दाब कम हो और वाष्पोत्सर्जन की दर उच्च हो, जब जड़ दाब वाष्पोत्सर्जन की दर के बराबर हो, या फिर जड़ दाब के मूल दाब कहते हैं सामान्यतः, जड़ दाब बोल दो या मूल दाब बोल दो, एक ही बात है।
तो यहाँ पर हम 111 की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब आपका मूल दाब या जड़ दाब अधिक होता है और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है तब बिंदु स्राव की या फिर कह सकते हैं गटेशन की प्रक्रिया होती है। जिसको हिंदी वाले थोड़ा सा ऐसे अटपटे लग रहे हैं ना, तो आप ये भी देखते हुए चलना। अंग्रेजी के लिए भी मैंने इधर से ऐड कर रखे हैं क्वेश्चन। कितनी अनुरूपता गलत है, यानी कि इनमें से कौन कितने हैं जो कि गलत दे रखे हैं, इनकरेक्ट दे रखे हैं। जल विभव, विलय विभव और दाब विभव, वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 112 में जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। मतलब एक है यहाँ पे जो सही दे रखा है, इसके अलावा सभी क्या है गलत दे रखे हैं। कौन सा है, देखिए जल विभव है, ये इसके बराबर होता है, यही सही है आपका। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा बैठेगा, विलय विभव पूछे तो ये हमेशा ऋणात्मक होता है, विलय विभव हमेशा ऋणात्मक होता है, ये भी ठीक है। गलत पूछा ना तो गलत एक ही, यहाँ पर कौन सा गलत वो अभी पता चल जाएगा, ये ठीक है ये ठीक है। अब विलय विभव ऋणात्मक होता है, यही गलत दे रखा है यहाँ पे सी वाला, यही गलत होगा क्योंकि ये तो हमेशा ऋणात्मक होता है, नकारात्मक होता है। दाब विभव नकारात्मक हो सकता है, ये ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे सी, ये हमेशा पॉजिटिव है। एक मिनट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 113। सल्फर एक अवयव है, इनमें से सल्फर किसका अवयव है, थाइमिन का, मीथियोनिन का, लेसिथिन का या कोएंजाइम ए का। तो इनमें से बताना कि सल्फर इनमें से किस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा ए, बी और डी। बी मीथियोनिन और कोएंजाइम ए है, इनमें पाया जाता है आपका सल्फर पाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। शुद्ध जल का जल विभव होता है, शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है, अधिकतम 100, न्यूनतम 0, अधिकतम 10 और अधिकतम 0। तो 114 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। शुद्ध जल का जल विभव होता है, अधिकतम है वो 0 होता है, अधिकतम 0 होता है, और वैसे माइनस में देखिए। नीचे दिए गए दो कथन है, इनमें से आपको बताना कि कौन से सही हैं। जोसेफ फ्रिस्टले ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए जिनसे पता लगाया कि हरे पौधों के वर्दी में हवा की एक अनिवार्य भूमिका होता है, यानी कि हरे पौधे वर्दी करते हैं तो उनके लिए जो वायु होती है ये एक आवश्यक तत्व होता है या आवश्यक अनिवार्य घटक होता है। सेकंड कथन कह रहा कि जूलियस वॉन सैक्स ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वर्दी करता है तो तब उसे ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, या ग्लूकोज बनता है। जब पौधा वृद्धि करता है तो ग्लूकोज बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 की हम बात करें तो ये दोनों ही सही दे रखे हैं, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए का रंग होता है, क्लोरोफिल ए का रंग किससा होता है। सभी को बताना चाहिए कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, और मैग्नीशियम किस कलर की होती है, मैग्नीशियम किस कलर की होती है। अच्छा ए पूछा क्या, ए आपका हो जाएगा चमकीला और नीला रंग हो जाएगा, चमकीला और नीला रंग हो जाएगा। और अब अगर पूछ ले बी पूछ ले तो बी का कैसा होता है, बी का पीला नारंगी होता है। एक मिनट, पीला हरा होता है, सॉरी नारंगी नहीं, पीला हरा होता है, ये दोनों में पीला दे रखा ना, पीला हरा, ये बी का होता है। 117 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही क्रम मनुष्य में विभिन्न पाचक रसों के बढ़ते हुए पीएच का है। यानी कि नीचे कुछ पाचक रस दे रखे हैं, इनकी पीएच का बढ़ता हुआ क्रम इनमें से कौन सा जो कि सही दे रखा है वो हमें पता करना है। तो 117 की हम बात करें तो 117 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना होता है, पीएच भी आपको बता दूंगा किस किस का कितना होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा 117 में 1 नंबर हो जाएगा।
गैस्ट्रिक रस, फिर लार, आंतरी रस। सबसे ज्यादा जो होता है वो आंतरी रस का, एक गैस्ट्रिक रस का होता है सबसे ज्यादा। सबसे कम होता है गैस्ट्रिक, क्योंकि ये अम्लीय होता है ना, अम्ल का पीएच क्या होता है, कम होता है, तो आंतरी रस क्षारीय होता है, तो इसका सबसे ज्यादा, फिर लार का, और फिर गैस्ट्रिक रस का। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंतरिक रस का तो ये तो 2 से 3 के आसपास होता है, लार का होता है 6.8 के समथिंग होता है, और आंतरी रस का होता है ये 6 से 7 के बीच में होता है, 6 से 8 के बीच में, ये याद रख लेना आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, 118 नंबर का क्वेश्चन है, स्तंभ फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है और कोड के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर देना है। तो ये श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित आपका आंसर है। तो 118 की हम बात करें, 18 में हो जाएगा आपका ज्वारीय आयतन की हम बात करें, तो ज्वारीय आयतन होता है वायु का 500 ml होता है, वायु का 500 ml। अंतर श्वसन सुरक्षित है, देखिए यहाँ पर ये भी देखिए टाइडल वॉल्यूम और ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या अंतर श्वसन सुरक्षित आयतन भी कह सकते हैं इसे। ये हो जाएगा वायु का 2500 से 3000 ml हो जाएगा। निःश्वसन सुरक्षित आयतन ये हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व आयतन, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1000 ml, वायु का 1000 ml। फिर अवशिष्ट आयतन रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू हो जाएगी आपकी वायु का 1100 से 1200 ml, और जैव क्षमता जो वाइटल कैपेसिटी कहते हैं ये हो जाएगी आपकी वायु का 4000 से 4600 ml तक। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119, 119 नंबर का क्वेश्चन है, दोहरा परिसंचरण के अंतर्गत किस प्रकार का परिसंचरण आता है, यानी कि डबल सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग, डबल सर्कुलेशन के अंतर्गत कौन सा परिसंचरण तंत्र आएगा, फुफ्फुसी या क्रमबद्ध, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं आपको, 119 नंबर का आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है ये फुफ्फुसीय और जो आपका सिस्टमैटिक होता है इसके अंतर्गत, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए 2 कथन हैं। फर्स्ट कथन कह रहा लघु बघोष्ठ, लघु बघोष्ठ किसे कहते हैं, लेबिया मिनोरा। ये अंग्रेजी के शब्द भी बता रहा हूं जो टिपिकल लगते हैं हमें। लघु बघोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है, एक जोड़ा वलन होता है, और ये वृहद बघोष्ठ के नीचे स्थित होता है। आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं ना, तो इस प्रकार से 2 होठ बोल सकते हैं या लिप कह सकते हैं, 2 इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। बाहर वाला तो होता है मेजोरा, लेबिया मेजोरा, और ये अंदर वाला जो होता है ये वाला इसे कहते हैं लेबिया मिनोरा। मिनोरा यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ना, इसलिए। बग शेप यानी क्लाइटोरिस, बग शेप किसे कहते हैं, क्लाइटोरिस को कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए ये रहा क्लाइटोरिस। एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 वृहद बघोष्ठ के ऊपर मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। कहने का मतलब ये क्लाइटोरिस जो होता है, ये जो लेबिया मिनोरा और लेबिया मेजोरा है, इनका जो जॉइंटिंग स्थान होता है जहां पे दोनों जुड़ते हैं, उस जुड़े हुए उस स्थान के ऊपर पाया जाता है बग शेप, जो कि बहुत ज्यादा संवेदनशील अंग होता है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही दे रखे हैं। यहाँ पर 120 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो 120 का हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। दोनों ही कथन आपके सही दे रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121, 121। क्या होगा यदि जठर ग्रंथि की प्राइटल सेल, जो प्राइटल कोशिकाएं हैं, जठर ग्रंथि की जो प्राइटल सेल्स हैं, इनका श्रावण को एक अवमंदक के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाए। कहने का मतलब यह है, अगर जठर ग्रंथि की जो प्राइटल कोशिका है उसके श्रावण को रोक दिया जाए तो क्या होगा, क्या कौन सी प्रक्रिया है जो प्रभावित होगी, यह बताना है। तो 121 की हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, HCl की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइटल कोशिकाएं क्या करती हैं, ये HCl का सिक्रेशन करती है जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है, जिससे कि प्रोटीन का पाचन हो सके। तो ये क्रिया रुक जाएगी, पेप्सिन है ये पेप्सिनोजन है, ये पेप्सिन में नहीं बदल पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, 122 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए 2 कथन फर्स्ट कह रहा है रज्जो दर्शन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के, रज्जो दर्शन किसे कहते हैं, मिनार्च को कहते हैं। मिनार्च मतलब जो शुरुआत में पहला जो मासिक चक्कर आता है गर्ल्स लड़की के अंदर, उसे कहते हैं रज्जो दर्शन।
मिनार्च से लेकर रज्जोनिवर्ती। रज्जोनिवर्ती मतलब जो अंतिम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या मासिक चक्र आता है वो अंतिम, उसे रज्जोनिवर्ती या इसे हम मीनोपोज कह देते हैं। ये मिनार्च रज्जोदर्शन और मीनोपोज रज्जोनिवर्ती की अवस्था में चक्रीय रज्जोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक होता है। यानी कि रज्जोदर्शन से लेकर रज्जोनिवर्ती के बीच का जो समय होता है ये जनन अवधि का सूचक माना जाता है। सेकंड कथन कह रहा है कार्पस ल्यूटियम कम मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती है जो कि पेरीमेट्रियम को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ये आपका गलत हो जाएगा, पेरीमेट्रियम थोड़ी होता है, वो तो एंडोमेट्रियम होता है ना। तो 122 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देखते हैं यहां पर कौन सा होगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड गलत है क्योंकि यहां पर पेरीमेट्रियम नहीं होता, ये एंडोमेट्रियम होता है, ये भी ध्यान में रखना। 123 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप वर्धी नियंत्रक जो धान के पौधों की पर्वसंधि व पेटियोल वृद्धि में अत्यधिक बढ़ावा करता है। यानी कि कौन सा एक प्लांट हार्मोन है जो धान के खेत जो होते हैं, चावल के खेत जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पर्वसंधि यानी कि जो इंटरनोड होते हैं, नोड और जो इंटरनोड होते हैं, इंटरनोड की जो लंबाई है या वृद्धि है उसको अत्यधिक बढ़ावा देता है। ये कौन सा है, तो ये आपका जिब्रेलिन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 123, एक मिनट रुकना, यहाँ पे 123 में कौन सा हो जाएगा, अत्यधिक बढ़ावा देता है। तो अत्यधिक बढ़ावा यहाँ पे कौन सा होगा, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन हो जाएगा। धान के खेतों में पर्वसंधि व पेटियोल वृद्धि में इथाइलिन तो पकाने में सहायता करता ना, ये नहीं होगा, एक मिनट, ये गलत था आपका। यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, जिब्रेलिन होगा। ठीक है, जिब्रेलिन होगा यहाँ पे, ये ध्यान में रख लेना, जिब्रेलिन इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 124, एटीपी संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन ग्राहक का सही क्रम क्या है। एटीपी संश्लेषण में जो एटीएस की क्रिया होती है उस एटीएस में जो साइटोक्रोम होते हैं उनका सही क्रम क्या है ये बताना है। तो ये सही क्रम मैं कई बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, सही क्रम आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, साइटोक्रोम बी से C1, C1 से C, फिर A, फिर A3, ये आपका साइटोक्रोम या एटीएस का सही क्रम होगा। 125 नंबर का क्वेश्चन है, 6 कार्बन रखने वाले यौगिकों की कुल संख्या क्रेब्स चक्र में है। यानी कि ऐसे क्रेब्स चक्र के अंतर्गत कितने यौगिक हैं जिनके पास 6 कार्बन है। इन यौगिकों के आपको नाम बताना। देखिए पहला तो आपका सिट्रिक एसिड हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका आइसो, एक मिनट, आइसो भी है क्या, एक मिनट ना, एक तो सिट्रिक एसिड हो जाएगा, एक आपका सक्सिनिक अम्ल हो जाएगा, 6 कार्बन रखने वाले यौगिक, सिट्रिक एसिड हो जाएगा, एक मिनट, ये 4 कार्बन वाले हैं। ये तो 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, एक 4 कार्बन वाला, एक 5 कार्बन वाला और एक 6 कार्बन वाला। तो 6 कार्बन वाले आपको याद रखने, 6 कार्बन वाले कौन से होंगे, एक तो सिट्रिक एसिड होगा, एक आइसोसिट्रिक एसिड होगा, एक सीस एकोनिटिक अम्ल होगा और एक ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड होगा। इनमें से ऑप्शन में कौन से दे रखे हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। कितने ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें, 2 और 2 4 हो सकते हैं, तो 4, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाएगा 5 कार्बन वाला यौगिक, तो 5 वाला तो एक ही होता है, कीटोग्लूटेरिक एसिड। 5 कार्बन वाला तो एक ही हो जाएगा, कीटोग्लूटेरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ ले 4 कार्बन वाले, तो 4 कार्बन वाले तो बहुत सारे हैं जो कि आपको याद रख लेने हैं। मैं बता देता हूं, केवल सक्सिनिक कोएंजाइम ए हो जाएगा, सक्सिनिक अम्ल हो जाएगा, फ्यूमेरिक अम्ल हो जाएगा, मेलिक अम्ल हो जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ये आपकी 4 कार्बन वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेने हैं क्योंकि यहां से 3 प्रकार के क्वेश्चन वो बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है, दिया गया चित्र किससे संबंधित है, स्ट्रक्चर दे रखी है, किससे संबंधित है, सरसों से, मटर से, पिटूनिया से या इंडिगोफोरा से। तो ये किस प्रकार का है, अक्षीय बीजांडन्यासन है, अक्षीय बीजांडन्यास है, एक मिनट, अक्षीय बीजांडन्यास है। ये मुख्य रूप से इन जो आंसर दे रखे हैं इनमें से किस में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का हो जाएगा ऑप्शन पिटूनिया, पिटूनिया हो जाएगा 3rd नंबर। स्तंभीय बीजांडन्यास का, अच्छा स्तंभीय है क्या,
सॉरी अक्षीय नहीं, स्तंभीय बीजांडन्यास का है और यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, पिटूनिया हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, एक तो सोलेनेसी और लीलियेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं, सोलेनेसी और लीलियेसी। लीलियेसी फैमिली में स्तंभीय बीजांडन्यास होता है और यहाँ पर आंसर आपका पिटूनिया हो जाएगा। 127 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी अनुरूपता जीवों की उनकी गुणसूत्र संख्या के अनुसार सही है? यानी कि यहाँ पर कौन सा है जो एक मिनट रुकना, कितने यहाँ पर सही मिलान किए गए हैं ये बताना। बीच में क्या है, थोड़ा सा फोन आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना कि कितने आपके सही मैच किए गए हैं। घरेलू मक्खी में कितने होते हैं, 20 होते हैं क्या, मक्का में 8, कुत्ता में 38, आलू में 48। तो ये कितने सही हैं यहाँ पे, ये आपको बताना है। तो 127 के अंदर की हम बात करें तो एक ही यहाँ पर जो है जो कि सही दे रखा है, और वो सही कौन सा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फल मक्खी में कितने होते हैं, फल मक्खी में 8 होते हैं, ठीक है। और फल मक्खी के बाद में हम बात करें मक्का में कितने होते हैं, मक्का में 8 नहीं होते, मक्का में 20 होते हैं। गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, मक्का में 20 हो गई। इसके बाद में बिल्ली में कितने होते हैं, बिल्ली में 38 होते हैं, ये लिख लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूँ, बिल्ली में 38। अब बात करते हैं कुत्ता में कितने होते हैं, ये इनके अकॉर्डिंग बताया 38 बिल्ली में होते हैं। अब कुत्ता पूछ ले तो कुत्ता में हो जाएंगे आपके 78, 78 होते हैं कुत्ता में, 78 कुत्ता में हो जाएंगे। और ये आपका आलू में 48 होते हैं, ये सही दे रहा है। 128 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन फर्स्ट और सेकंड, समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब हो जाती है जबकि जायगोट अंडवाहिनी के स्तमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। यानी कि जो माइटोटिक डिवीजन है इसकी शुरुआत तब हो जाती है जब जो जायगोट होता है, ये अंडवाहिनी जो फेलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है, उसके स्तमस से गर्भाशय की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा कि जिस जायगोट में XY गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु होगा। ये तो गलत है, XY होंगे तो वो तो नर होगा, है ना, और XX होंगे ये एक मादा होगा, तो ये तो उल्टा दे दिया, मतलब ये गलत है आपका, फर्स्ट आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 128 के अंदर सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक मिनट क्या हो जाता है बीच बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कौन सा इनमें ये बताना। आरएनए अनुकूलक है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, डीएनए उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है और डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, तो थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है इसमें, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये आपका राइट हो जाएगा, डीएनए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। गलत बताना है तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि आरएनए होता है यही केवल उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और आरएनए और डीएनए ये दोनों आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ये ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 फर्स्ट कथन कह रहा है, हीमोफीलिया में रुधिर के थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होती है। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होती है। कहने का मतलब हीमोफीलिया जो रुधिर का थक्का बनाने से हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें क्या होता है, रुधिर का थक्का बनने से जो इससे संबंधित जो एकल प्रोटीन होती है वो प्रभावित होती है। कौन सी प्रोटीन होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये जो एकल प्रोटीन होती है ये एक प्रोटीन श्रृंखला का एक अंश मात्र होती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण, थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित हुई है। थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं कि हीमोग्लोबिन अणु के अंदर जो अल्फा बीटा श्रृंखलाएं पाई जाती हैं उनमें से कौन सी श्रृंखला वो प्रभावित हुई है, इस आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। 130 में हो जाएगा 4 नंबर। 131 नंबर का क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट कह रहा मेंडेलियन विकार उस विधि से संतति में पहुंचते हैं। मेंडेलियन विकार उस विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागति के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। मेंडेलियन विकार उस विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागति के सिद्धांतों के साथ किया जा सकता है। यानी कि वंशागति के जो सिद्धांत हैं उनको हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता है, मेंडेलियन विकार जो होते हैं वो संतति में पहुंचते हैं। सेकंड कथन कह रहा है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं,
लिंग संलग्न अप्रभावी विकार लाल अथवा हरे वर्ण संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। यानी कि वर्णांधता जो रोग होता है, इसमें एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बन जाता है कि ये लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? जो संवेदी शंकु कोशिका होती हैं। कौन सेल्स जो होती हैं, आई की कौन सेल्स जो होती हैं ये प्रभावित होती हैं, इनमें कुछ त्रुटि हो जाती है, इस कारण से ये लाल और हरे रंग में प्रभेद नहीं कर पाते हैं। परिणामतः व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। तो यहां पर हम बात करें तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। 131 में 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। 132 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कथन फैस्ट सभी लक्षण वास्तविक प्रभाविता नहीं दर्शाते। यानी कि सभी लक्षण जो होते हैं वास्तविक प्रभाविता नहीं दर्शाते, कुछ लक्षण अपूर्ण प्रभाविता तथा कुछ सप्रभाविता दर्शाते हैं। यानी कि जितने भी लक्षण होते हैं उनमें कुछ तो अपूर्ण प्रभाविता दर्शाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सप्रभाविता मतलब को डोमिनेंस दिखाते हैं। सेकंड कथन कह रहा कि पुनेट वर्ग नामक वर्ग तालिका में युग्मकों के विभिन्न संयोजनों को सैद्धांतिक प्रतिरूपण किया गया। तो दोनों ही सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। 132 के अंदर ऑप्शन 4 होगा। 133 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक रूपांतरित सिद्धांत कौन सा है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में इनमें से कौन सा वैज्ञानिक का जो शामिल नहीं है? तो 4th ऑप्शन हो जाएगा जैकब मोनार्ड, इसमें नहीं आते। इसके अलावा ये ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लोइड, मैक्लिक, मैककार्टी ये इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा सही बढ़ता हुआ क्रम है? इनमें से कौन सा जो सही बढ़ता हुआ क्रम है? हाइड्रोजन बंध की संख्या का नीचे दिए गए विभिन्न डीएनए में, यानी कि ये डीएनए दे रखे हैं, डीएनए के टेम्पलेट दे रखी हैं, इनमें से आपको बताना कि कौन सा सही बढ़ता हुआ क्रम है। ये बढ़ते हुए क्रम दर्शा रखे हैं, तो इनमें से कौन सा जो कि सही दे रखा है? तो यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ए है, ए के बाद में आपका सी, सी के बाद में बी और बी के बाद में डी। ए बी सी डी ये तो सही दे रखे हैं आपके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत सारे अमानवीय प्रतिरूप जीव हैं, बहुत सारे अमानवीय प्रतिरूप जीव हैं जिनमें जीनोम के अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ये आपका जीनोम प्रोजेक्ट वाले से क्वेश्चन पूछा गया कि बहुत सारे अमानवीय प्रतिरूप जीव हैं जिनमें जीनोम के अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा चुकी है। ये ड्रोसोफिला है या ईस्ट है, केरनो हेब्डिटिस एलिगेंस है या एरेप्टोप्सिस है। तो 135 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ए बी सी डी सभी सही है, इन सभी के बारे में जो जीनोम के अनुक्रम है उनका पता लगाया जा चुका है। 136 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन जो है ये कॉकरोच से पूछा गया। एक मिनट, कॉकरोच के दिए गए चित्र के लिए गलत विकल्प का चयन करिए। ये ऊपरी लिप लेबियम एक प्रकार का मुख्य उपांग है या कोई नहीं? ये आपका लेबियम का चित्र है और लेबियम जो होता है ये निचला लिप होता है, निचला लिप होता है और ये एक प्रकार का क्या है, मुखांग है। ये ठीक, एक प्रकार का मुखांग है, ये लेबियम है, लेबियम की स्ट्रक्चर है। 137 नंबर का क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट कह रहा है एकल बही संकरण से बहुधा अंत प्रजनन अवसादन समाप्त हो जाता है। सिंगल आउटक्रॉस है, इससे क्या होता है, इंटरब्रीडिंग जो है ये डिप्रेशन या फिर कह सकते हैं एकल बही संकरण से बहुधा अंत प्रजनन अवसादन समाप्त हो जाता है। सेकंड कह रहा है अंत विशिष्ट संकरण में दो विभिन्न संबंधित प्रजातियों के नर व मादा पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है। अंत विशिष्ट संकरण यानी कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर
क्या किया जाता है, दो विभिन्न संबंधित प्रजातियों नर व मादा पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है। तो 137 के अंदर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, दोनों ही सही है। दक्षिण भारतीय पारंपरिक पेय टोडी किसका किण्वित उत्पाद है? दक्षिण भारतीय पारंपरिक पेय टोडी जिसे कहते हैं, ड्रिंक, जो ड्रिंक करने वाला जो टोडी नाम से ड्रिंक है, वो किसका किण्वित उत्पाद है, इनमें से किससे प्राप्त होता है ये? तो 138 के अंदर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये ताड़ वृक्ष का स्राव, ताड़ वृक्ष से जो लेटेक्स निकलता है उसका स्राव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, कथन फेस्ट ट्राइकोफाइटोन एक प्रोटोजोन्स हैं जो दाद के लिए जिम्मेदार है। ट्राइकोफाइटोन एक प्रोटोजोन्स है जो दाद के लिए जिम्मेदार है। दाद आमतौर पर मिट्टी या संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या कंघी तक का प्रयोग करने से हो सकता है। तो ये दोनों कथन ही सही हैं। 139 की हम बात करें तो 3 नंबर, 1 मिनट, फर्स्ट है, सत्य है। हाँ, ट्राइकोफाइटोन प्रोटोजोन्स नहीं होती, ये तो फंजाई होती है ना, फंगी होती है ये। तो इसमें फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। इसमें एक शरीर पर कार्य करता है, इसमें एक शरीर पर कार्य करता, क्या कार्य करता है इसमें एक शरीर पर? 140 के अंदर डिप्रेसेंट के रूप में कार्य करता है, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट के रूप में कार्य करता है। 141 निम्नलिखित में से कौन सा IUDS के लिए गलत है? IUDS के लिए गलत, आप कमेंट में बताना इसकी फुल फॉर्म क्या है। IUDS जो औरतें गर्भावस्था में, चलो इसका आंसर बता देता हूं क्योंकि ज्यादातर हम पूरे ऑप्शंस पढ़ेंगे ना। हाँ, जो सही है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो मैं जरूर बताता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना। तो गलत यहाँ पर 3 नंबर का हो जाएगा। LNG-20 एक प्रकार का कोपर मोचक IUD है, ये गलत है। इसके अलावा आपका ये भी सही है कि औरतें गर्भाशय में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती है, उनके लिए IUD आदर्श गर्भ निरोधक की तरह विद्या व्यापक रूप से प्रचलित है। हार्मोन मोचक IUDs गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं तथा गर्भाशय गिरवा को शुक्राणुओं के विरोधी बनाते हैं। ये भी ठीक है, IUD आपातकालीन गर्भ निरोधक की तरह कार्य करती है। मतलब ऑप्शन 3 आपका गलत है और सभी सही दे रखें। तो कितनी अनुरूपता सही, यहाँ पर कितनी है जो सही दे रखे हैं? आपातकालीन गर्भ निरोधक, रोध ART, ठीक है। तो 142 की हम बात करें तो 42 में आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चारों के चारे सही दे रखे हैं। आपातकालीन गर्भ निरोधक IUDs, रोध, मादा कंडोम, रोध, सर्वाइकल कैप, ART, जिप्ट, IUD, इन विट्रो ट्रांसफर, यूटिलाइन ट्रांसफर, और ये हो जाएगा जाइगोट इन विट्रो फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन 4 सेकंड हो जाएगा। एक मिनट, हाँ यही है। 143 नंबर का क्वेश्चन है। विजातीय DNA केंद्रक के अंदर सीधे तौर पर इंजेक्टेड किया जाता है, इस किस विधि से? यानी 2 मेथड होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अलग प्रकार हैं, इनडायरेक्ट के अलग प्रकार हैं। तो यहाँ पर कोई भी विजातीय DNA है वो केंद्र के अंदर सीधे मतलब डायरेक्ट रूप से इंजेक्ट किया जाता है। किस विधि से कर सकते हैं? माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, जीन गन के द्वारा, रूपांतरण के द्वारा। तो यहाँ पर हम बात करें 143 के अंदर ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, सीधा इंजेक्ट करवा देते हैं केंद्र के अंदर। 144 बायोरिएक्टर के विषय में क्या आ सकते हैं? ये वो पात्र होते हैं जिसमें जैविक उत्पाद रासायनिक रूप से विशिष्ट उत्पादों में परिवर्तित किए जाते हैं। सत्य पूछा है तो सत्य कौन सा हो जाएगा? 144 में यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। वे ये पात्र हैं जिनमें कच्चे पदार्थों से जैविक रूप से विशिष्ट पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है। यानी कच्चे पदार्थ हैं उनको जैविक रूप से विशिष्ट पदार्थों के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। यह आपका सत्य हो जाएगा। बायोरिएक्टर से संबंधित जिनका सही तरीके से उपयोग किया जा सके। 145 नंबर का क्वेश्चन है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीवाणु में मानव प्रोटीन का उत्पादन संभव है क्योंकि, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीवाणु में मानव प्रोटीन का उत्पादन किया जा सकता है या फिर संभव है, ये किस कारण से है, क्यों है ये संभव, ये आपको बताना है।
तो 145 में हो जाएगा ऑप्शन 4। आनुवांशिक कूट लगभग सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि जो कोडोन होते हैं, एमिनो एसिड को कोड करने वाले जो कोडोन होते हैं, ये सभी कोडोन सभी जीवों के लिए समान होते हैं। इसी कारण से क्या होता है, किसी भी जीवाणु के अंदर मानव प्रोटीन है उसका उत्पादन संभव है। अब बात करते हैं 146 के अंदर एड्रिनल जोना ग्लोमेरुलेसा। एड्रिनल जोना ग्लोमेरुलेसा में ट्यूमर के कारण यहां से उत्पादित हार्मोन की अत्यधिक मात्रा बन रही है। यहां से जो हार्मोन निकल रहा है उसकी बहुत ज्यादा मात्रा बन रही है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जैसे हार्मोन्स होते हैं। इस ट्यूमर के कारण रोगी में निम्न में से क्या दिखाई देता है, यानी कि एड्रिनल जोना ग्लोमेरुलेसा के अंदर क्या होता है, ट्यूमर बन जाता है जिससे जो हार्मोन है उसकी अत्यधिक मात्रा बन रही है। और इस ट्यूमर के कारण रोगी में हमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसमें क्या होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। एल्डोस्टेरोन ये अलग अलग प्रकार की होते हैं। एल्डोस्टेरोन भी कई प्रकार की, क्योंकि एल्डोस्टेरोन एक समूह होता है और जो रीनल ट्यूबल पर कार्य करता है ये। और इसमें क्या होता है, सोडियम और जल का जो होता है इनका तो पुनः अवशोषण करता है और पोटेशियम आयन फॉस्फेट आयन का स्रावन को प्रेरित करता है। दोबारा से देखिए ये जो एड्रिनल जोना ग्लोमेरुलेसा से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है जो रीनल ट्यूबुल पर कार्य करता है, यानी कि नेफ्रॉन पे कार्य करता है। और इसमें क्या करेगा, सोडियम और जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा देगा, पोटेशियम और जो फॉस्फेट आयन है उसके स्रावन को प्रेरित कर देता है। और इसके अलावा बात करें तो एल्डोस्टेरोन जो होता है इसका अत्यधिक स्रावन से क्या होता है, रक्त में सोडियम का स्तर है वो बढ़ जाएगा, रक्त में सोडियम का स्तर बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम फर्स्ट ऑप्शन टिक नहीं लगाएगा मैंने, सोडियम का स्तर बढ़ जाएगा। 147 की हम बात कर लेते हैं। आंतरिक परिध रेटिना कहलाती है, यानी कि जो आई की आंतरिक परत होती है वो रेटिना कहलाती है। और यह कोशिकाओं की 3 परतों से बनी होती है जिनका क्रम बाहर से अंदर की ओर होता है। जब आई को देखते हैं तो बाहर की ओर से अंदर की ओर जो परत होती है, जो आंतरिक परत होती है, उसे रेटिना या फिर कॉर्निया कह देते हैं। सॉरी, रेटिना ही कहते हैं, कॉर्निया तो अलग चीज है। रेटिना कहते हैं जिसके ऊपर हमारा मतलब दृष्टि पटल कहते हैं हिंदी में, इसके ऊपर जो इमेज होती है वो बनती है। तो इसका क्रम है, ये कई परतों से बना होता, तो ये बाहर से अंदर की ओर क्रम है, वो कौन सा सही रहेगा ये बताना है। तो 147 के अंदर 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रकाशग्राही सबसे बाहर, फिर द्विध्रुव न्यूरॉन और फिर गुच्छिका। 148 कथन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे बताने हैं। एल्फ्रेड स्ट्रेटिवेंट ने एक गुणसूत्र के जीन युग्मों को पुनर्योजन आवृत्ति को जीनों के बीच के दूरी का माप बनाकर गुणसूत्रों में इनकी स्थिति के चित्र बना दिए थे, यानी कि गुणसूत्रों के एक मैप तैयार किया था इन्होंने एल्फ्रेड स्ट्रेटिवेंट के द्वारा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधुप द्वारा प्राप्त गुणसूत्र समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। मधुमक्खी के अंदर जो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, ये जिससे ये गुणसूत्र प्राप्त होते हैं ना उसके ऊपर निर्भर करता है, ये बता रहा है इसमें। तो 48 में क्या हो जाएगा, 48 में आपका 4 हो जाएगा, या दोनों ही ऑप्शन आपके सही कह रहे हैं। चलो, डार्विन की फिंचेज आ गई। यहाँ पर नीचे दिए गए कथन का सही से चयन करें। ये अलग अलग चित्र दे रखी हैं। ये गैलोपोगस द्वीप से संबंधित है, ये भी सही है आपका। डार्विन से संबंधित ये भी ठीक है। अनुकूली विकिरण से संबंधित है, सभी यहाँ पर सही दे रखे हैं। ये डार्विन की फिंचेज भी कहलाती है, ये भी याद रख लेना। और ये आपका जो आंसर हो जाएगा 49 के अंदर ऑप्शन 4 हो जाएगा। सभी सही दे रखे हैं यहाँ पे। 150 नंबर का क्वेश्चन है। कथन फैस्ट सांख्यिकी विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। यानी कि सांख्यिकी विश्लेषण और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं को हल करने के लिए या समाधान के लिए सबसे पहले प्रयोग है ये मेंडल के द्वारा जो वंशागत प्रयोग किए गए उनकी खोजों के दौरान ही किया गया था।
सेकंड ऑप्शन कह रहा कि मेंडर ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीत थे, यानी कि युग्म विकल्पी हम कह सकते हैं, जैसे लंबे या बोने, यानी एक दूसरे के विपरीतार्थ लक्षण थे। तो ये तो सही है आपका, और 150 का सही है या गलत है, तो इसमें आपका दोनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। हम्म। 141 नंबर का क्वेश्चन है, एक मिनट, 141 में क्या पूछ रहा है, कहाँ, नीचे दिए गए चार कथन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करके डीएनए खंडों का अलग अलग करने से संबंधित असत्य कथनों को पहचानना है, यानी गलत कथन इनमें से कौन से, उनकी पहचान करनी है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से संबंधित है, उसमें हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को या डीएनए खंडों को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको आती है, तो इसका आंसर आराम से दे देंगे। डीएनए धनात्मक आवेशित अणु होता है और ये एनोड किनारे की तरफ जेल पर भरा जाता है, एनोड की तरफ, फिर प्लस प्लस हो जाएगा ना। डीएनए टुकड़े जेल की सतह के साथ ही यात्रा करते हैं और जेल की सांद्रता डीएनए की चलन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। डीएनए के छोटे टुकड़े इसके द्वारा लंबे रास्ता तय करते हैं। शुद्ध डीएनए प्रत्यक्ष रूप से पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करके देखा जा सकता है। तो ये कोड दे रखे हैं, इन कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट गलत है आपका, सेकंड गलत है और ये फोर्थ गलत है, ये आपका ठीक है, ये तीनों ही गलत हैं और ये सही है। 152 नंबर का क्वेश्चन है कि वायु की गति ग्राही प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में निश्चित रूप से होनी चाहिए। वायु की गति ग्राही प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो 152 नंबर की हम बात करें तो 152 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। 52 का आंसर फोर्थ हो जाएगा, धूल कण को गिरने हेतु का। 153 का कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों का विश्वव्यापी उष्णता के लिए सापेक्षिक योगदान का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि ये आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे संबंधित गैसेस दे रखी हैं और ये क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनका विश्व में किसका योगदान ज्यादा है ग्रीन हाउस की ग्लोबल वार्मिंग में और किसका कम है। तो बढ़ता हुआ क्रम बताना, यानी कि सबसे अधिक किसका होता है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, मतलब ये सभी में सही दे रखा है, ठीक है, सबसे अधिक इसी का होता है। उसके बाद में तो 153 का मैं आंसर बता देता हूं, 153 का हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन होगा, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर मीथेन में, फिर सीएफसी में और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। 154 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियज के नामकरण में प्रथम शब्द और बाद के लगातार दो शब्द दर्शाते हैं, यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम की बात कर रहे हैं, इसका नामकरण है वो किस आधार पे किया जाता है, कैसे करते हैं वो हमें बताना है। तो 154 नंबर की हम बात करें तो 154 नंबर का हो जाएगा इसमें जो प्रथम शब्द जो होता है वो तो आपके एंजाइम का नाम आता है। एक मिनट, अच्छा, ये पूछा, अलग अलग पूछा, तो प्रथम शब्द हो जाएगा आपका वंश को दर्शाता है और दूसरा बाद वाला शब्द ये जाति को दर्शाता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके बाद में कौन सा स्ट्रेन आर है या एस है वो दर्शाया जाता है। 155 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवन की उत्पत्ति में होने वाली घटनाओं का सही क्रम है, निम्नलिखित में से कौन जीवन की उत्पत्ति में होने वाली घटनाओं का सही क्रम है ये बताना, कोड के अकॉर्डिंग बताना है। तो 155 की हम बात करें तो इस 155 में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सबसे पहले हो जाएगा कार्बनिक मोनोमर का संश्लेषण, ठीक है, ये एक नंबर पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका थर्ड कार्बनिक पॉलीमर, यानी कि मोनोमर से पॉलीमर बन गया, तो ये सेकंड नंबर पे। फिर आपका हो जाएगा प्रोटोबायोंट का निर्माण, ये 3 नंबर पे। और फिर डीएनए आधारित आनुवांशिक तंत्र का निर्माण, ये 4 नंबर पे हो जाएगा, ये क्रम होगा इसका। 155 के बाद में आता है 156, डीएनए अंगुली छापी में होते हैं, डीएनए अंगुली छापी
अंग्रेजी में कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होते हैं, क्या होती है, डीएनए की अलगाव यानी कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए को अलग किया जाता है, बिल्कुल सही है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा डीएनए का पाचन, ये भी ठीक है, इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए फ्रेगमेंट्स का अलगाव यानी कि फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, अलग करते हैं, ये भी ठीक है। यह तकनीक शुरू में एलेक जेफरी द्वारा विकसित की गई थी। एलेक जेफरी ने विकसित की थी क्या यह तकनीक। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। एक मिनट, सभी यहाँ पर सही दे रखी हैं। एलेक जेफरी के द्वारा इसकी खोज की थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। डीएनए का पृथक्करण भी होता है, पाचन भी होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है और फिर ये एलेक जेफरी ने इसकी खोज ये देखा रखा। तो ये आपका आंसर हो जाए। अब यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है 157 का, कितने जीवों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पर कितने जीव है ऐसे हैं जिनकी कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। देखिए पहले थोड़ा सा बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका थर्ड हो जाएगा। पहले तो क्वेश्चन का आंसर पता कर लीजिए, तो क्वेश्चन का आंसर तो आपका थर्ड हो जाएगा। 7 होते हैं, 7 में कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए एक बार। देखिए सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति है, ये पादप जगत का क्या होता है कि इंपॉर्टेंट मुख्य लक्षण होता है, जिसके अंदर साइकस की क्या होती है, इन्हें ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। साइकस की सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, स्पाइरोगायरा की होती है, स्पेगनम की होती है, एडियंटम की होती है, एजोला की होती है, टेरिस की होती है, साइलोटम की होती है। ये आपके 7 हो गए टोटल। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट भी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन हमें यहाँ पर जो आंसर देना है वो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, थर्ड नंबर का हो जाएगा। 7 होते हैं। मिसाल लगा लेना आप, मेरे को लगाने की आवश्यकता थोड़ी है, आप देखना, आपको भी थोड़ा सा आपका पता होना चाहिए। 158 नंबर का क्वेश्चन है, कथन कह रहा कि मेंढक के टेडपोल लार्वा में गिल्स की उपस्थिति ये संकेत देते हैं कि इनके पूर्वज पीसीज थे। यानी कि मेंढक के अंदर टेडपोल लार्वा होता है जिसके अंदर गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि वो पानी में पाया जाता है। और ये जो गिल्स की उपस्थिति ये बताता है कि जो मेंढक थे ये इसकी जो पूर्वज थे ये क्या थे, पीसीज वर्ग के थे, मछली वर्ग के थे। पीसीज में श्वसन अंग गिल्स होते हैं, ये भी सही है आपका। तो यहाँ पर हम बात करें ए और आर दोनों सही हैं, और ये व्याख्या करता है या नहीं करता है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए का, क्योंकि गिल्स की उपस्थिति के कारण ही उसे हम रिलेटेड करते हैं पीसीज वर्ग से। जया और रत्ना किसकी उच्च उत्पादन की किस्में हैं। जया और रत्ना इनमें से किसकी ये किस्में हैं जो कि अत्यधिक उत्पादन में या अत्यधिक उत्पादित होने वाली किस्में हैं। तो ये हो जाएंगे आपकी चावल की, चावल की किस्में हैं। चावल कहाँ है, ऑप्शन सेकंड। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी का तो लगभग सभी में उपयोग किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 4th हो जाएगा आपका। उपरोक्त सभी सही हैं। देखिए चिकित्सा में करते हैं, निदान सूचक में करते हैं, डायग्नोस्टिक में जो जीएम है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं उसके उत्पादन में करते हैं, प्रोसेस्ड फूड प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में करते हैं, बायो रेमेडिएशन में करते हैं, अपशिष्ट वेस्ट ट्रीटमेंट में भी करते हैं, और ऊर्जा उत्पादन में भी जैविक प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हम करते हैं। एपीकल्चर संबंधित, एपीकल्चर, एपी किसे कहते हैं, मधुमक्खी को कहते हैं, तो ये मधुमक्खी से संबंधित हो जाएगा। एक 162 नंबर का क्वेश्चन है, अगर जन्म लेने वाले की संख्या और आप्रवासन की संख्या का जोड़ मरने वालों की संख्या और उत्प्रवासन की संख्या के जोड़ से ज्यादा हो तब जनसंख्या घनत्व होगी। देखिए कोई भी मतलब ये आपकी पॉपुलेशन है या फिर समष्टि है, इसके अंदर क्या होते हैं, जन्म लेने वाले और फिर आप्रवासन कोई आए हैं वो, इन दोनों का योग। मरने वाले जो मर गए हैं इनको डेथ डी से कर देते हैं, मरने वाले और उत्प्रस्थान जाने वाले की संख्या यहां से निकल रहे हैं वो, इनकी संख्या है, संख्या जोड़ मरने वालों की संख्या और संख्या के जोड़ से ज्यादा है, यानी कि इनसे इनकी संख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा जनसंख्या घनत्व।
एक मिनट, 162 के अंदर जो आंसर होगा 162 में आपका हो जाएगा 3rd नंबर का ऑप्शन। बढ़ेगी यहाँ पर घनत्व। देखिए सीधा सा सीधा ये कोई समष्टि है, इसे एक तो ये आने वाले इसको मैं दर्शा देता हूँ ए बी से दर्शा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जन्म ले रहे हैं वो ए हो जाएंगे, ए और बी, यानी कि मर रहे हैं वो सी हो जाएंगे, और जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो डी हो जाएंगी। इनकी तुलना में इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या ज्यादा मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी कह सकते हैं, वो घनत्व जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 मिनट रुकना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये लैपटॉप का चार्जर है वो ऑन करता, 1 मिनट आता हूँ अभी। थोड़ी सी क्या है कि क्लास लंबी हो जाती है, इस कारण से थोड़ी सी दिक्कत आती है, वरना हम फटाफट से क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत ही समझ में नहीं आए तो फिर क्या फायदा है मेरे क्वेश्चन बताने का भी, और मेरे यहाँ पर पढ़ने का क्या मतलब निकलता है फिर। क्वेश्चन कितने हो गए, 163 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 163 का, किसी एरिया का वेजिटेशन किससे निर्धारित होता है। वेजिटेशन मतलब उसके ऊपर जो पाई जाती है ना वनस्पति पाई जाती, वेजिटेशन है। किसी एरिया का वेजिटेशन किससे निर्धारित होता है, तो 163 की हम बात करें तो 163 में हो जाएगा 4th ऑप्शन, मृदा कंपोजिशन। किस प्रकार की मृदा का कंपोजिशन है, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, मृदा कंपोजिशन, पीएच, टोपोग्राफी, मिनरल कंपोजिशन, पीएच और टोपोग्राफी। ये सभी ऑप्शन आपस में कनेक्टेड हैं और ये सभी आपके राइट हो जाएंगे, ऑप्शन 4th हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिए गए जंतुओं के चित्र के लिए सही कथन का चयन करना। सही कथन कौन सा है यहाँ पर वो बताना है। एक बार ये चित्र देख लीजिए, इसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 164 की हम बात करें तो 164 में ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा। क्या दे रखा है, 4th दे रखा है। अच्छा पूर्ण ये बताना है, इसके अकॉर्डिंग बताने हैं, मतलब ये सभी गलत दे रखे हैं, कोई नहीं इसमें। अब देखिए इनका क्या है, इससे संबंधित क्या हो सकता है वो बता देता हूँ। ए जो दे रखा है ये ओरेलिया अथवा जेलीफिश का हो सकता है। ए जो है ये या तो ओरेलिया हो सकती है, या फिर ओरेलिया को हम जेलीफिश कहते हैं, तो ये ओरेलिया का चित्र। ये आपका ग्रास ओपर्स हो जाएगा, टिड्डा कह सकते हैं इसे, टिड्डा भी कह सकते हैं, ग्रास ओपर्स भी कह सकते हैं। सी आपका किलोन हो जाएगा, ये किलोन है, ये ग्रास ओपर या टिड्डा, ये किलोन है, और ये आपकी मछली है, फिश है, सीधा ही पता चल रहा है, कटला कटला जिसे हम कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है ये कशेरुकी हैं या अकशेरुकी हैं, तो ए और बी तो अकशेरुकी हैं और सी डी कशेरुकी, ये दोनों, एक मिनट, हाँ ये दोनों ही आपके अकशेरुकी हैं और ये दोनों कशेरुकी हैं, ठीक, ये ध्यान में रखना आपको। एक ही हम बात करें तो पर आयगुई होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, क्योंकि जो होता है ये एंग्लेडा संघ के अंतर्गत आते हैं, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं, और सिलेंट्रेटा संघ के जीव क्या होते हैं, अकशेरुकी होते हैं, एगुई होते हैं, सॉरी एसिलोमोट। और इसके अलावा बी सी और डी, ये बी सी और डी ये सिलोमेट होते हैं, गुई होते हैं, इसके अंदर सिलोम पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर तो ऑप्शन 4th हो जाएगा। वे पादप जिनमें प्रकाश की अवधि के एक्सपोजर एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता है। वे पादप यानी कि इनमें से आपको बताना कौन से पादप हैं जिनमें प्रकाश की अवधि है इसको बढ़ा दें एवं एक्सपोजर एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता है। प्रकाश की अवधि का है वो, पुष्पन प्रेरित से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे इनमें पादप कौन से हैं वो बताने हैं। उन पादपों को हम क्या कहते हैं, तो 164 का है क्या, 165 का है, और 165 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd हो जाएगा। जो तटस्थ प्रदीप्त काले पादप होते हैं जिसे हम नेचर प्लांट भी कह सकते हैं, डे नेचर प्लांट भी कह सकते हैं, डे नेचुरल प्लांट, इस पे लाइट वगैरह किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
नीचे दिए गए दो कथन, दो कथन कौन कौन से हैं? फर्स्ट कह रहा कि मानव हृदय की उत्पत्ति मीजोड्रम से होती है, यानी कि मानव हार्ट है ये उत्पत्ति की दृष्टि से मीजोड्रम से इसकी उत्पत्ति होती था। ये दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है, यानी कि दोनों फेफड़ों के मध्य यहाँ पे वक्ष गुहा है और इसके बीच में स्थित होता है। कथन सेकंड कह रहा है तो सही आपका, मानव हृदय दोहरी भित्ति की झिल्ली में थैली अध्यावरणी द्वारा सुरक्षित रहता है, यानी कि मानव हृदय जो होता है ये दोहरी झिल्ली में थैली होती है जिसे हम हृदयावरणी कह सकते हैं, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, इसके अंदर ये सुरक्षित रहता है। तो दोनों ही सही हैं आपके, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो 166 में आपका 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं 167, फिजिकल क्या है? फिजिकल्स आपने मस्कुलर सिस्टम पढ़ा होगा, उससे संबंधित है ये संयोजी उत्तक एपेसीय बंडल दे रखा ना, सीधा एपेसीय बंडल है। पेशी के जो बंडल्स होते हैं उनको कहते हैं फेसिकल। वर्क प्रत्यारोपण किसे दूर करने का अंतिम उपाय होता है? वर्क प्रत्यारोपण यानी कि किडनी का जो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ये किसे दूर करने का अंतिम उपाय है? किसे दूर करने का अंतिम उपाय? गाउट को विच सोत, गाउट, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रेनल फेलियर, वर्क अगर फेल हो जाए तब, या यूरेमिया। वर्क प्रत्यारोपण का सबसे बेस्ट जो यहाँ पर जो आंसर निकल करके आएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा। अगर वर्क काम करना बंद कर दे, फेलियर हो जाए, फेल हो जाए, खत्म हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो तब उसके लिए हम वर्क प्रत्यारोपण करते हैं। एक सौ उनहत्तर नंबर का क्वेश्चन है, सी अर्चिन में डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड है, सी अर्चिन में डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, 17% साइटोसिन क्षार प्रदर्शित करता है। इस डीएनए में उपस्थित दूसरे 3 क्षारों का प्रतिशत संभवतः क्या होगा? यानी कि सी अर्चिन के अंदर डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड है, 17% इसमें साइटोसिन है। इसके अलावा तो 3 क्षार जो बच गए, इसमें आपका थाइमिन हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा, गाइनोसिन हो जाएगा। इनका क्रम या इनका प्रतिशत मात्रा कितनी होती है ये बताना है। तो 169 की हम बात करें तो 169 में आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्वानिन जो होगा ये 17% होगा क्योंकि इसी के बराबर होगा। एडेनिन 33% हो जाएगा और ये भी 33% हो जाएगा। कैसे निकालते हैं? देखिए, एक चारगाफ का नियम है, 1 बराबर A + G/T + C, ऐसे निकाल सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब देखिए 17 + 33 बटे 17 + 33, इनको जोड़ेंगे ना तो टोटल ये 100 के बराबर, 1 के बराबर। तो इसे किसी का भी पता हो तो उसको हम आराम से निकाल लेते हैं। 1 मिनट रुकना, 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो हो गया। 1 मिनट रुकना, कैसे ऐसे कैसे दिखा रहा है ये? आगे देखिए, 169 हो गए। 170 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लंबी क्लास हो जाएगी। 170 नंबर का क्वेश्चन है कि मल्टी लोड 375 का क्या कार्य है? मल्टी लोड 375 का क्या कार्य है? अंडोत्सर्ग को रोकती है, मल्टी लोड इनिसेमिनेशन को रोकती है। तो यहाँ पर हम आंसर ही देख लेते हैं। तो 170 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। शुक्राणु की निषेचन क्षमता को कम करते हैं, शुक्राणु की जो निषेचन क्षमता है उसको कम करते हैं मल्टीलोड 375। 171 नंबर का क्वेश्चन है कि विषम युग्मी की प्रकार का लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? इनमें से किसमें विषम युग्म की प्रकार का लैंगिक जनन होता है ये बताना है आपको। तो विषम युग्म की है ये आपका क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी तीनों में ही पाया जाता है। और यहाँ पर उनके वो दे रखे हैं, याद रखिए एग्जाम्पल दे रखे हैं।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये वोल्वोक्स है, आपका ग्रीन क्लोरोफाइसिकी, पोरफायरा रेड ब्राउन एल्गी और पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी। 172 नंबर का क्वेश्चन है कि किस अवस्था में गुणसूत्र की संरचना, आकार, संख्या का अध्ययन करना सरल होता है, यानी कि कौन सी अवस्था होती है विभाजन की जिसके अंदर गुणसूत्र की संरचना, आकार और संख्या का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सी अवस्था होगी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो मेटाफेज अवस्था होती है, ये आपके लिए सही रहेगी। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया पाया जाता है। अलैंगिक बीजाणु जो होते हैं कोनिडिया, ये किसमें पाए जाते हैं? क्लेविसेप्स में, न्यूरोस्पोरा में, ट्राइकोडर्मा में, अल्टरनेरिया में। देखिए अलैंगिक बीजाणु जो कोनिडिया होते हैं ये आपकी फंजाई के अंदर ही बनते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पर 173 की हम बात करें तो 173 में फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जितने भी कवक होते हैं उन कवक के अंतर्गत आपके कवकों के नाम है, ये क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, सभी में कोनिडिया है वो अलैंगिक जनन के रूप में पाए जाते हैं। हेच व स्लेक का पथ C4 चक्र कहलाता है। हेच स्लेक पथ C4 चक्र कहलाता है क्योंकि, यानी हेच स्लेक चक्र को C4 चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका कारण बताना, क्योंकि इसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वो 4 कार्बन युक्त होता है। देखिए प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्जेलिक एसिड अम्ल बनता है, जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन यौगिक होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 174 की हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। हम 174 के बाद में 175 की हम बात कर लेते हैं। आर्कीगोनियोफोर, एंथ्रीडियोफोर, आर्कीगोनियम एंड राइजोट्स। आर्कीगोनियोफोर, एंथ्रीडियोफोर, आर्कीगोनियम और जो राइजोट्स होते हैं, मुलाब होते हैं, इनके लिए सही कथन का चयन करना है। सभी हेप्लॉइड होते हैं, सभी गेमेटोफाइट हैं, सभी लीवरवर्ट में उपस्थित होते हैं, सभी जननांग होते हैं। कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना, तो 175 में ऑप्शन 4 हो जाएगा ABC। ए हेप्लॉइड होते हैं, ये गेमेटोफाइट होते हैं और सभी लीवरवर्ट में पाए जाते हैं। जननांग ये गलत हो जाएगा, सभी जननांग नहीं होते, राइजोट्स जननांग थोड़ी होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका, ये 3 सही होंगे। 175 के बाद में आता है 176 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ पौधों की ग्रंथि का ये वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ ही साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरिड्स के रूप में भेज देती है। इन यौगिकों में होता है, यानी कुछ पौधों की ग्रंथि का ये वाष्पोत्सर्जन की प्रवाह के साथ ही साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरिड्स के रूप में भेज देते हैं। इन यौगिकों में होता है, क्या होता है इन यौगिकों में? उच्च सल्फर अनुपात कार्बन की अपेक्षा। तो यहाँ पर 176 के अंदर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। उच्च नाइट्रोजन का अनुपात, कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का अनुपात उच्च होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 177। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए चित्र है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। ए संश्लेषण प्रावस्था है, ये क्या संश्लेषण प्रावस्था, ये तो जीवन हो जाएगा, गलत है। तो सी सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था है, सी सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था, ये तो ठीक है। बी गैप 1 है, बी गैप 1 नहीं, ये भी गलत है। और डी डीएनए संश्लेषण है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही बैठेगा। 178 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अंतःस्रावी ग्रंथि एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और मेलेटोस्टेटिक हार्मोन स्रावित करती है, कौन सी है? लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है, लार ग्रंथि बहिस्रावी, ये ठीक है। बहिस्रावी ग्रंथि लाइपेज एमाइलेज स्रावित करती, ये भी सही है। घनाकार व स्तंभाकार उपकला ग्रंथि की तरह कार्य, घनाकार व स्तंभाकार उपकला ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। तो इनमें में से असत्य कथन आपको बताना है। तो 171 की हम बात करें तो 177 हो गया है, 178 में हो जाएगा आपका आंसर 4 हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा है जो गलत, कौन सा ही नहीं है, सभी सही दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि समान संख्या में है? निम्न में से कौन सी अस्थि समान संख्या में, कौन सी अस्थि है जो समान संख्या में दोनों अग्रपाद की कार्पल्स, दोनों अग्रपाद की कार्पल्स ये वाले समान होती हैं, ठीक है। दोनों पश्चपाद की टार्सल्स, पश्चपाद की टार्सल समान होती हैं। गिरवा कशेरुक, वास्तविक पसलियां, दोनों अग्रपाद की फेलेंजेज, दोनों अग्रपाद की फेलेंजेज, सभी सही देख लग रहे हैं मेरे को। तो
तो यहां पर देखिए 179 के अंदर आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सी अस्थि समान संख्या में है? अच्छे 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 अच्छे, संख्या समान है उनकी, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बी और डी। देखिए बी, दोनों पश्चपाद की टार्सल और वास्तविक फसलियां, इनकी संख्या क्या होती है? समान होती है। देखिए कुल कार्पल्स कितने होते हैं? कुल कार्पल्स होती हैं 16, दोनों पगों पैरों के मिलाकर के, और कुछ टार्सल्स होती हैं 14। कुल गिरवा के शेरों की टोटल कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और कुल सत्ते पसलियों की बात करें तो 7 जोड़ी होती है, मतलब 14 होती हैं कुछ सत्ते पसलियां। तो ये समान हो गए ना, ऑप्शन बी और डी। और कुल अग्रपाद की जो फ्लेंजेस होती हैं ये टोटल 56 होती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180। नीचे दिए गए पौधों के उदाहरणों में कितने पौधे हैं जिनमें हेप्लोन्टिक जीवन चक्र पाए जाते हैं? इनमें से कितने पौधे हैं जिनमें हेप्लोन्टिक जीवन चक्र होता है? तो 180 में ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका, और फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो वोल्वॉक्स है, एक तो देखिए 6 ऐसे हैं जिनमें आपका हेप्लोन्टिक जीवन चक्र पाया जाता है। कौन कौन से? आपका वोल्वॉक्स हो जाएगा, स्पाइरोगायरा है, कारा है, यूलोथ्रिक्स है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। ये देख लेना, वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, यूलोथ्रिक्स, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, ये ऐसे हैं जिनमें हेप्लोन्टिक अगुणित जीवन चक्र है। 181 का, यदि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन चक्र दाएं तरफ मुड़ता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन चक्र दाएं तरफ मुड़ता है, तो यह स्थिति किसका परिणाम हो सकती है? किसका परिणाम हो सकती है स्थिति? तो 181 के अंदर ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर हो जाएगा, 2 व 3 दोनों, यानी कि अधिक CO2 की सांद्रता क्या हो जाए? अधिक हो जाए, और pH क्या हो जाए? कम हो जाए। नीचे दिए गए पादपों के चित्र में विषम बीजाणुक और सैवनुक्तक रखने वाले पादप का चयन करें। विषम बीजाणुक और सैवनुक्तक रखने वाले पादपों का यहाँ पे चयन करना है, और 182 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और आपका डी। ये ऐसे पादप हैं जो विषम बीजाणुक और सैवनुक्तक रखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए यहाँ पर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो चित्र दे रखा है वो सिलिजिनेला का, जो कि एक टेरिडोफाइट है। सेकंड दे रखा है वो साल्विनिया का, वो भी टेरिडोफाइट है। और थर्ड दे रखा है यूलोथ्रिक्स, जो कि एक शैवाल है जिसमें सैवनुक्तक नहीं पाया जाता है। और फोर्थ गिंगको जो प्लांट है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। और यहाँ पर पूछ ले क्वेश्चन की विषम बीजाणु कौन कौन से हैं? विषम बीजाणु जिम्नोस्पर्म पूछ ले तो आप बता देना यहाँ पर सिलेजिनेला, साल्विनिया, सिलेजिनेला और साल्विनिया, ये क्या है? विषम बीजाणुक हैं। टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत हम बात करें, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सैवनुक्तक इनमें पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में भी क्या होते हैं? सैवनुक्तक होते हैं। और एंजियोस्पर्म में विषम बीजाणुक भी होते हैं। क्रिप्टोगेम्स पूछ ले तो शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगेम्स होते हैं। पोरफायरा रोडोफाइसी का सदस्य है, और इसमें अचलनशील नर युग्मक पाए जाते हैं। सभी पौधे क्लोरोफिल ए रखते हैं। वोल्वॉक्स, पोरफायरा हेप्लोन्टिक जीवन चक्र रखते हैं। मार्केंसिया, सिलेजिनेला, स्पेगनम ये हेप्लोडिप्लोन्टिक जीवन चक्र रखते हैं। थोड़ा सा यूनिक है मार्केंसिया, सिलेजिनेला, स्पेगनम। और गिंगोको जो प्लांट है ये डिप्लोन्टिक जीवन चक्र रखता है। ठीक है, अब आगे जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 183। दिए गए चित्र के सही विकल्प का चयन करें। एक प्रकार का फल तो है ही, लेकिन इसमें और मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये सेकंड ऑप्शन राइट बैठेगा, ये फल है, ठीक है। आम के पौधे का फल है, ये भी ठीक है, ये भी हमें पता है। और भित्री, गुद्देदार, अंतफल वित्ती थोड़ी होती है, मध्य फल वित्ती खाने योग्य होती है इसकी। मोनोकार्पलरी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होता है, सुपीरियर ओवरी से विकसित होता है, ये भी सही है आपका, मतलब ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। 184 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 184 का कथन कह रहा है कि तारक काय वह अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं, तो ये तो ठीक है। सेकंड कह रहा है दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। दोनों ही सही दे रखे हैं। 185 है प्रकाश संश्लेषण के फोटोकेमिकल चरण में क्या कार्य होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण का जो फोटोसिंथेसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है ये आपको बताना है। तो 85 का जो होता है इसमें ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा।
उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड एक तो आपकी साइक्लिक होती है और एक नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को हम जेड स्कीम भी कह देते हैं, उसमें प्रकाश का अवशोषण होता है, जल का विघटन होता है और इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना होती है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, सभी क्रियाएं होती हैं। 186 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेपवर्म, हुकवर्म और अर्थवर्म के बीच समान है। कौन सा कथन है जो टेपवर्म, हुकवर्म और अर्थवर्म तीनों में ही क्या समानता है। टेपवर्म प्लेटेलमिन्थीज और अर्थवर्म आपका जो केंचुआ वगैरह ये एनिलिडा में आते हैं। हुकवर्म है ये आपके स्केलमिन्थीज के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये कौन सी चीज है जो कि इसमें समानता लिए हुए होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका। ये सभी क्या होते हैं, एक मिनट, थर्ड होगा क्या, हाँ ठीक है ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। त्रिकोरिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, 3 जनन स्तर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। पारितंत्र में किस पोषण स्तर पर मनुष्य को रखा जाता है। पारितंत्र के अंदर यानी इकोसिस्टम के अंदर मनुष्य को कहाँ रखा जा सकता है, तो यहां पर हम बात करें मुख्य मनुष्य को कहाँ रखेंगे, तो तृतीय पोषक स्तर में रख सकते हैं। एक मिनट, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। द्वितीय पोषक स्तर में भी रख सकते हैं और थर्ड में भी रख सकते हैं। 188 का दिया गया चित्र किसका, ये स्ट्रक्चर किसकी दे रखी है। रेड स्वयं अवस्था, दलदली मोड़ो अवस्था या स्क्रब अवस्था या वन। तो यहां पर हम बात करें 188 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, रीड स्वयं अवस्था, इसे हम कह सकते हैं। 189 का है कथन फर्स्ट कह रहा कि सीएनजी डीजल पेट्रोल से बेहतर है। सीएनजी डीजल पेट्रोल से बेहतर है। कारण कह रहा कि सीएनजी सबसे अच्छी तरह से चलता है और ये पेट्रोल और डीजल से सस्ता है। ठीक है, सीएनजी डीजल और पेट्रोल की तरह अपमिश्रित नहीं किया जा सकता। तो ये तो बिल्कुल ही सही है आपके। 189 की हम बात करें तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। सही व्याख्या भी कर रहा है और ये दोनों ही कथन सही भी है। 190 कथन कह रहा है फर्स्ट पारिस्थितिकी तंत्र उष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र उष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त नहीं है। सेकंड कह रहा है गहरे समुद्र के जल तापीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक ऊर्जा स्रोत सूर्य है। गहरे समुद्र के जल तापीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर जितने भी पारिस्थितिक तंत्र उनका एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। तो यहाँ पर 190 की हम बात करें तो 190 में 4 हो जाएगा। दोनों ही कथन सत्य दे रखे हैं। 151 नंबर का क्वेश्चन, और 151 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 1981 में मानव जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर भारत में कितनी थी। 1981 में मानव जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर भारत में कितनी थी, तो 191 में क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 0.0205। कितने वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में उपस्थित हैं, कितने हैं वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में, कितने हैं भारत में देखिए 14 जीव मंडल, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा 448। और 448 में आपको याद क्या रखने, देखिए 14 तो जीव मंडल आरक्षित भारत में उपस्थित हैं और 448 वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में उपस्थित हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 193, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कोड ऑफ नोमेनकल्चर लिस्ट 2004 के दस्तावेज के अनुसार खालिस्तान वर्टिब्रेट्स जातियां विलुप्त हो गई है। यानी इनके अकॉर्डिंग 2004 में कितनी जातियां विलुप्त हो गई थी, हुई थी, ये बताना है। तो 193 में हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 338 जातियां विलुप्त हो गई थी। इनमें भी आपसे पूछे तो इसमें 338 तो कसेरू की थे। टोटल जो हुई थी पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हुई है, जिसमें 338 कसेरू की, 359 अकसेरू की और 87 पादप हैं। इनमें जातियां भी पूछे जो नई विलुप्त हुई है, उनमें मॉरिशस की डोडो याद रख लेना, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर्स समुद्री गाय और बाली, कैस्पियन के बाघ, ये उप जातियां हैं जो कि विलुप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 194, फर्स्ट कथन कह रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क स्पष्ट है। जैसे मानव को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ हैं, जैसे कि खाद, ईंधन, रेशा, इमारती सामान, ये प्राकृतिक लाभ है, अनगिनत लाभ।
सेकंड कह रहा है व्यापक रूप से उपयोगी संबंधित तर्क कहता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका होती है। ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 149 में ऑप्शन 4 हो जाएगा। दोनों ही कथन सही दे रखे हैं। तो यार लंबी हुई क्लास, मेरा भी गर्दन पर थोड़ी सी दर्द करने लगी। 195 नीचे दिए गए चित्र के लिए सही कथन का चयन करना है। ये कथन चित्र किसका दे रखा है, तो 195 में ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये वातरंध्र को प्रदर्शित करता है। 196 पौधों में विभिन्न प्रकार के उत्तक कोशिकाओं के एक उदाहरण नीचे दिए गए हैं। कितने जीवित और मृत कोशिकाएं हैं, इनको आपको बताना है। कितने जीवित हैं और कितने मृत हैं ये बताने हैं। तो 196 के अंदर 6 के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 6 तो यहाँ पर आपके कितने हैं, पहले जीवित बताने क्या, पहले जीवित हैं और 5 मृत हैं। देखिए स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, मृत होता है। फ्लोएम प्रेनकाइमा ये जीवित है। जाइलम तंतु ये भी मृत है। ट्रिकेट्स भी मृत है। वेसल्स चालनी नलिका जीवित है। जाइलम प्रेनकाइमा जीवित है। फ्लोएम तंतु ये मृत है। सहचर कोशिका कुलेनकाइमा और प्रेनकाइमा 1 2 3 और 4 5 6 तो जीवित है और 5 मृत है। निम्न में से कौन सा रूपांतरण अन्य 3 से अलग है, इनमें से कौन सा रूपांतरण जो अन्य 3 से अलग है, तो ये हो जाएगा आपका 97 का थर्ड ऑप्शन। मटर का परतान जो होता है ये थोड़ा सा अलग है, और ये पंपकिन परतान, ग्रेप वाइन परतान ये सभी मिले हुए, मतलब एक दूसरे के मिलते जुलते एग्जाम्पल। 2 कथन दे रखे हैं। फर्स्ट कह रहा है ई कोलाई का ट्यूमर प्रेरित करने वाला टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। यानी कि ई कोलाई का जो ट्यूमर प्रेरित करने वाला जो प्लाज्मिड होता है वो क्लोनिंग वाहक के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। सेकेंड है कि पश्च विषाणु रेट्रोवायरस के पास सामान्य कोशिका को कैंसर जनक कोशिका में रूपांतरित करने की क्षमता होती है। यानी कि जो रेट्रोवायरस होता है सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। तो दोनों ही सही है। यहाँ पे 198 की हम बात करें तो 198 में कौन सा होगा, 198 में हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अच्छा फर्स्ट गलत है, ये गलत है और ये सेकंड से। 199 निम्नलिखित में से कौन सा टेक्सोनोमी कैटेगरी बंदर और चित्ता के बीच समान है। यहाँ पर कौन सी टेक्सोनोमी कैटेगरी है जो चित्ता और बंदर में समान है, तो 199 में हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा ए बी और सी। फाइलम, सब फाइलम और क्लास ये तीनों हो जाएंगे। फाइलम, सब फाइलम और क्लास तीनों हो जाएंगे। तो बंदर और चित्ता की हम बात करें तो फाइलम तो कोर्डेटा के अंतर्गत आते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा हो जाएगा, क्लास स्तनधारी हो जाएगा। अगर बंदर का ऑर्डर पूछे प्राइमेटा, फैमिली पेंगोडी हो जाएगी। चित्ता में पूछे ऑर्डर तो कॉर्निवेरा, फैमिली फेलिडी हो जाएगी। ठीक है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, देखिए क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। क्वेश्चन नंबर अंतिम हमारा है। कथन फर्स्ट कह रहा है चिकनी पेशी दिखने में रेखित दिखाई देती है। चिकनी पेशी रेखित होती है देखने में। कथन सेकंड कह रहा है चिकनी पेशी में अनैच्छिक न्यूरोजेनिक होती है। चिकनी पेशी जो होती है अनैच्छिक इनवॉलेंट्री न्यूरोजेनिक होती है। तो यहाँ पर 200 की हम बात करें, 200 नंबर का जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट तो गलत है, सेकंड वाला सही है आपका। रेखित नहीं होती है, अरेखित होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन वो कंप्लीट कर लिए हैं। 101 से स्टार्ट किए थे 200 तक। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ से बहुत रहने वाले हैं। और याद रखिए 200 करके लगभग 8-9 दिन आपकी क्लास रहेगी। लगभग हम मान लीजिए 100 क्वेश्चन करके तो 800-900 लगभग 1000 के समथिंग क्वेश्चन देख लेंगे। और ये पूरे के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। विश्वास दिलाता हूँ, देख लेना एनसीईआरटी उठा करके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। लगातार इस चैनल पे जुड़े रहिए और क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।